हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। स्टडी परचम में नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने टारगेट रखा है एनसीईआरटी को और हमारे इस सीरीज़ का नाम है उद्देश्य सीटेट। यानी आपको इस सीरीज़ में बने रहना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें किस तरह से सीटेट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जिन लोगों ने पेपर 2 एसएसटी ले रखा है ना, तो उसमें क्या है कि कम से कम 50 से 60 मार्क्स के आपके क्या पूछे जाते हैं, एसएसटी पूछे जाते हैं। उसमें आपके पेडागोजिकल सेक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है एसएसटी का लेता है। जैसे 150 मार्क्स में 60 मार्क्स अगर आपकी एसएसटी ले रही है तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ले रही है। तो इससे आपको क्या करना है कि अगर आपने एसएसटी पे अच्छे से ध्यान दे दिया, यानी सोशल साइंस पे अच्छे से ध्यान दे दिया, तो आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी को पहले पढ़ें अच्छे से, देन आफ्टर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, है ना। और कुछ सारे क्वेश्चन जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं उसी टाइम पढ़ाते भी जाऊँगी, ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिले कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या। ठीक है, तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाया, लेकिन नए सिरे से पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों को इंक्लूड करके ये अभी नए सेशन के नए सीरीज़ के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल पर लास्ट तक और वीडियो भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज एक नए चैप्टर के साथ हम हाजिर हुए हैं। नए चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पंचायती राज पढ़ा था। हमने देखा था कि पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कौन कौन क्या काम करता है ना। इस तरह की बातें हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण प्रशासन में हम किस तरह की व्यवस्था होती है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या है आज का हमारा चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है क्लास 6 पॉलिटी, चैप्टर नंबर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम गाँव की प्रशासन व्यवस्था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है, क्या क्या बातें होती हैं, किस तरह से वहाँ के जो मैटर होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नीड ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में ग्रामीण प्रशासन की आवश्यकता आखिर क्यों है ना। तो ये हम बातें करते हैं ना कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है क्यों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि भारत जो है, भारत को गाँव का देश कहा जाता है ना। भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। गाँव का देश है और खेती प्रधान देश है ना। तो हमारे अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, इसलिए प्रगति के लिए ग्राम कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि आपका देश क्या हो, आपके देश की प्रगति हो, तो आप देश के छोटे से छोटे पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका गांव डेवलप होगा, अगर गांव में प्रशासन व्यवस्था अच्छी होगी, अगर गांव में हर चीज़ अच्छी होगी, तो आपका देश, अगर गांव प्रधान देश है ना, अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, तो आपका देश ऑब्वियस है कि क्या करेगा, प्रगति के रास्ते पे रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रगति के लिए ग्राम कल्याण बहुत आवश्यकता है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, तो उनकी भी तो समस्या होती है। क्या शहरों के लोगों की ही समस्या होती है क्या? नहीं ना। तो गाँव के लोगों की भी बहुत सारी समस्या होती है ना, जिसके लिए हमने पंचायती राज सिस्टम में देखा कि प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, है ना, सचिव जी को भेजा जाता है। उस तरह बहुत सारे ऐसे भी मैटर होते हैं जो कि गांव में होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं। उन अधिकारियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन है ऐसे अधिकारी जो गांव में काम करते हैं। ठीक है, ग्रामीण लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रामीण प्रशासन की आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन में ग्रामीण लोगों, जो लोग गांव में रहते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, इंडिया इज सेड टू बी द कंट्री ऑफ विलेज। मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन अ विलेज, हैंस village welfare is very important for the progress. Rural administration is needed to look after the need of the rural people. ठीक है, तो समझ में आया कि क्यों ज़रूरी है। चलिए,
तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक स्टोरी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। ये चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है, आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर को किस तरह स्टार्ट कर रही है। देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं, है ना। हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग, हम खेल में प्ले वे मेथड से, कहानी मेथड से, स्टोरी मेथड से क्या करें, बच्चों को टॉपिक तक लेके जाएं। तो उसी तरह आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एक कहानी को रखी है ना। अभी इससे पहले कि हम इंट्रोड्यूस कराएं कि कौन कौन से अधिकारी गांव में काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कहानी देखेंगे, है ना। कहानी किसके बीच की है, दो किसानों के बीच की है। एक का नाम है रघु और दूसरे का नाम क्या है, मोहन। एक का नाम क्या है, रघु, और दूसरे का नाम क्या है, मोहन, ठीक है। ये दो किसान हैं जो कि गांव में रहते हैं, ठीक है। तो इन दो किसानों के बीच की ये कहानी है। क्या है, मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास एक छोटा सा खेत है। क्या है, मोहन एक किसान है ना, उसके परिवार के पास एक छोटा सा खेत है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि कृषि प्रधान देश है, ज़्यादा लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है ना। तो एक किसान है, हर तरह के किसान है, छोटे बड़े किसान है, बड़े किसानों के पास बहुत खेत होता है, छोटे किसानों के पास बहुत कम खेत होता है। तो उसके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पे वो बहुत सालों से खेती करता है और अपने परिवार का क्या करता है, पालन पोषण करता है। तो यह मोहन के बारे में कहानी है कि मोहन करता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को कुछ फीट आगे खिसका दिया। ऐसा करके वह मोहन की कुछ जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और अपने खेत का आकार भी बढ़ा लिया। अब कहानी में होता क्या है कि मोहन नाम का एक है, ठीक है, किसान, और दूसरा है रघु नाम का किसान, ठीक है। दोनों के खेत क्या है, एक साथ है। इस तरह से आप देखिए, ये है मोहन का खेत और ये है रघु का खेत। तो मोहन थोड़ा सीधा साधा व्यक्ति था और रघु जो था वो बहुत चालाक था। तो ये मोहन अपने खेत पर खेती करता था और अपने परिवार को चलाता था। क्या हुआ, एक रात ऐसा हुआ कि रघु क्या था, थोड़ा सा चालाक था, थोड़ा सा बदमाश किस्म का आदमी था। तो उसने क्या किया, ये मेड़ जो होती है, दो के खेत को डिवाइड करने के लिए जो मेड़ होती है, जिसको हम बंड भी बोलते हैं, बांध भी बोलते हैं, इसको इसने हटाकर यहाँ मेड़ का अपना खेत का साइज बढ़ा लिया। इस मेड़ को हटाया। यहाँ पे क्या है कि एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ के कुछ फीट आगे खिसकाया, यानी मेड़ यहाँ से हटा के मेड़ कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। जिससे क्या हुआ कि अब रघु का खेत हो गया बड़ा और मोहन का खेत और छोटा हो गया, ठीक है। तो भाई सुबह उठेगा, अब देखिए जो सालों से खेती कर रहा है तो उसको तो अपनी जमीन का आकार तो पता ही होगा। तो मोहन देखा, बहुत दुखी हुआ और रघु के पास गया, बोला कि ये तुमने बहुत गलत काम किया है, मेरे खेत को तुमने क्या किया है, मेरे खेत को अपने खेत के साथ मिला ली है और मेड़ तुमने हटा के अलग से मेड़ बना दी है। तो रघु बोलता है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सिरे से नकार देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो क्या होता है, ये बोलता है कि नहीं नहीं तुमने ऐसा किया है। तो रघु होता है बदमाश, दोनों के बीच में मारपीट होती है। रघु मोहन की पिटाई भी कर देता है क्योंकि वो मजबूत होता है, ठीक है। तो अब क्या करे मोहन, मोहन कहाँ जाएगा अब भाई, ठीक है। तो मोहन जाता है पुलिस के पास। इतना आपने समझ लिया कि भाई अब हमारा खेत तो उसने क्या कर लिया है, ले लिया है, मेड़ को हटा के अपना खेत बड़ा कर लिया, मेरा खेत छोटा कर दिया। तो वो कहाँ जाएगा अब, पुलिस के पास जाएगा कि पंचायत के पास जाएगा, नहीं, खेत उसने बड़ा किया है और दूसरा उसने क्या किया है, रघु ने मोहन को मारा पीटा भी है, तो वो जाएगा पुलिस के पास। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम बंड बोलते हैं। बंड क्या है, इज अ स्मॉल बाउंड्री विच सेपरेट द लैंड। अब यहाँ पे इस इमेज में आप देख रहे हो, यही होती है बंड। अगर आपने खेत को देखा होगा नज़दीक से तो इस तरह डिवाइड कर करके बहुत सारे खेत होते हैं, है ना। तो इसी को हम बंड, बांध या मेड़ कहते हैं। इसी को वो हटाकर यहाँ कर दिया था और अपना खेत बड़ा कर लिया था। तो बंड और बांध समझ में आया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बंड इज अ स्मॉल बाउंड्री विच सेपरेट द लैंड। बांध एक छोटा सा सीमा होता है जो भूमि को अलग करता है, ठीक है। तो इसी से तो पता चलेगा कि कौन कितने दूर तक किसका खेत है, ठीक है। तो अब चलिए क्या होता है, मोहन गया पुलिस के पास, कहा कि आप रिटन रिकॉर्ड लिखिए। मोहन कहता है कि सर आप रिटन रिकॉर्ड लिखिए, मोहन ने मेरा खेत ले लिया है
और ऊपर से बोलने पर वो उसने मुझे, हमारे बीच लड़ाई हुई है और उसने मुझे मारा भी है। तो पुलिस कहता है कि ऐसे कैसे रिपोर्ट लिख लूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब पुलिस को कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए क्या चाहिए रहता है, प्रूफ चाहिए रहता है। तो पुलिस प्रूफ मांगती है। तो और क्या कि कैसे हम बता दें कि उसने तुम्हारा खेत ले लिया है, ऐसे कैसे, कोई प्रूफ दो। तो फिर ये मोहन क्या करता है कि मेरे पास ऐसा प्रूफ है कि कुछ लोगों ने मुझे जब रघु पीट रहा था तो कुछ लोगों ने देखा था, तो मैं उनको बुला के लाता हूँ। तो ये मोहन क्या करता है, उन लोगों को बुला के लाता है और वो लोग बताते हैं कि हाँ रघु ने मोहन को पीटा था। तो पुलिस क्या करती है, रिटन रिकॉर्ड एफआईआर दायर करती है ना। एफआईआर का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एफआईआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये है कहानी। अब रिकॉर्ड लिखती है तो क्या था, मैटर क्या था आपका। अब सबसे पहले ये जो पुलिस अधिकारी है, ये पुलिस अधिकारी है कौन, किसके पास वो गया होगा, आपको ये समझना है, ठीक है। क्या वो ग्राम पंचायत के मुखिया के पास गया था, नहीं, वो तो पुलिस अधिकारी के पास। तो ये पुलिस अधिकारी होता क्या है, होते कौन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पुलिस अधिकारी कौन है, हु इज इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जब वो मोहन गया होगा तो वो किससे मिला होगा, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर से मिला होगा। जो ये आपको पुलिस दिख रहा है ये कौन है, SHO। कौन है ये, SHO, SHO, ये पुलिस इंचार्ज है, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर इसको हम बोलते हैं। S फॉर स्टेशन, H फॉर हाउस, O फॉर ऑफिसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन है पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम SHO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO। पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, छोटी सी सीमा होती है। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि बंड क्या होती है, छोटी सी सीमा होती है जो कि क्या करती है। अब यहाँ पे देखिए, द सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इज तहसील और तालुका, ठीक है। और ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप समझ गए कि मोहन किसके पास गया। अब पुलिस जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब वर्क ऑफ पुलिस देख लीजिए कि पुलिस का वर्क क्या है। तो पुलिस का क्या काम है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही पुलिस का काम है, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि मोहन गया पुलिस के पास, वो पुलिस अधिकारी कौन था, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, है ना, प्रभारी था। उसको क्या बोलते हैं, उसकी पोस्ट को बोलते हैं SHO। अब पुलिस का काम क्या होता है, तो क्या करता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम होता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम सरपंच का होता है, नहीं। सरपंच क्या करता है, हम पंचायती राज में हमने देखा था कि सरपंच क्या करता है, गाँव के लोगों की पानी की, बिजली की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है एरिया में, कानून व्यवस्था बनाने का काम पुलिस है। चोरी, दुर्घटना, चोट, झगड़े आदि के मामले को दर्ज करता है। अब उसने मामला क्यों दर्ज किया, क्योंकि उसने देखा, लोगों ने सबूत दिया कि हाँ रघु ने मोहन को मारा है, तो यहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो उसने रिटन रिकॉर्ड लिखा, ठीक है। अपने क्षेत्र की मामलों की जांच, पूछताछ और कार्रवाई ये भी पुलिस करती है। यानी पुलिस क्या करती है, टू रजिस्टर द केस ऑफ थेफ्ट, चोरी हो, एक्सीडेंट हो, है ना, इंजरी हो, कोई किसी के बीच में लड़ाई हो, तो वहाँ पे कौन आता है, पुलिस आती है। पुलिस का काम इंक्वायरी करना है, कोई मैटर है तो उसमें इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और टेक एक्शन ऑन द केस विद इन एन एरिया। और जो भी गुनाहगार होगा उस पर क्या होगा, इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ये जो है एक अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा कि गांव के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी ग्रामीण प्रशासन में एक अधिकारी तो हमें मिल गया जिसका नाम क्या है, SHO, पुलिस इंचार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SHO कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि ग्रामीण व्यवस्था की देखभाल करता है। अब क्या होता है कि पुलिस जाती है खेत पे और कहती है तो झगड़ा, अब पुलिस कहेगी कि झगड़ा जो रघु ने मोहन को मारा क्यों, पुलिस तो भाई जांच करेगी ना कि क्यों मारा, आखिर एग्जैक्ट रीजन क्या था। तो रीजन क्या पता चला कि मोहन के खेत को रघु ने क्या किया था, हड़प लिया था, क्योंकि उसने बंड को, जो बंड था जिसको हम बांध कहते हैं, जिसको मेड़, उसको तोड़ के आगे बढ़ा लिया था और अपना खेत बड़ा कर लिया था। मैटर ये था।
तब पुलिस कहता है कि ये हमारा काम तो है नहीं, हम कैसे चेक करेंगे कि किसका कितना खेत है। अब यहाँ पर आपके पास एक दूसरा अधिकारी आएगा जो ग्रामीण व्यवस्था में काम करेगा। तो पुलिस कहती है कि खेतों का माप करना, खेतों का मापन करना, है ना, कि कौन सी खेत किसकी है, किसकी कितनी जमीन है ना, क्या सही में रघु ने बंड को तोड़ा था, है ना, क्या बांध को तोड़ के अपनी खेत बढ़ाई थी। ये काम पुलिस का तो है नहीं, ये काम होता है पटवारी का। तो पुलिस हायर करता है पटवारी, उस एरिया का जो पटवारी था उसको पुलिस बुलाती है और कहती है कि आप इसको चेक कीजिए कि क्या सही में रघु ने मोहन की खेत का बंड तोड़ के अपने खेत के साथ मिला लिया है। तो अब यहाँ पे आएगा दूसरा ऑफिसर जो आपको मिला, यानी जिसको हम कहते हैं पटवारी। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में यानी ग्रामीण प्रशासन में दो अधिकारी हमें मिल गए। बेसिकली इन्हीं दो अधिकारियों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। एक है एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर और दूसरा कौन है, पटवारी, है ना। पटवारी का बहुत बार वैकेंसी भी निकलता है, बहुत बच्चे भरते भी हैं उसका फॉर्म को, पटवारी, है ना। तो पटवारी का काम अब हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले पटवारी मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड। पटवारी कौन होते हैं, पटवारी एक तरह का पोस्ट है ना। उस पोस्ट पटवारी का काम क्या होता है कि वो लैंड को मेजर करता है, यानी पटवारी भूमि का माप करता है, वो लैंड को मेजर करता है, मापता है और रिकॉर्ड रखता है भूमि का, यानी खेतों का रिकॉर्ड किसके पास रहता है, पटवारी के पास रहता है। तो पटवारी आता है ना। He organized the collection of land revenue from the farmer and provide information to the government about the crop growing in the area। वह किसानों से भू राजस्व संग्रह का आयोजन करते हैं और क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में सरकार को जानकारी देते हैं। ये भी काम किसका है, पटवारी का है। लेकिन पटवारी से भी ऊपर एक और अधिकारी होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन गांव में डायरेक्ट किसान से कौन डील करता है, पटवारी करता है, जाके मापेगा। उसके पास एक चेन होता है, लंबी चेन होती है, जिससे वो क्या करता है, वो खेतों को मापता है, ठीक है। तो पटवारी जब मापता है उसके पास रिकॉर्ड रहता है, तो उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि भाई मोहन का, मान लो जो मोहन का क्या हो गया कि मोहन के पास क्या हो गया कि रघु के पास था 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है, और मोहन के पास था 1000 स्क्वायर फीट। लेकिन अब क्या हो गया है, उसने यहाँ पे चालाकी की है, गलत काम किया है, तो उसने खेत को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे रघु का हो गया मान लो 2500 स्क्वायर फीट और मोहन का उसने 500 स्क्वायर फीट लिया, तो यहाँ पे मोहन का कितना हो गया, 500 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसने 500 स्क्वायर फीट अपने में मिला लिया, यानी बंड को तोड़ के, जो बांध है उसको तोड़ते हुए उसने बढ़ा लिया। और पटवारी के पास रिकॉर्ड क्या थी, पटवारी जो होता है, ठीक है ना, पटवारी के पास रिकॉर्ड थी कि इसके पास 2000 स्क्वायर फीट है और इसके पास 1000 स्क्वायर फीट है। ये रिटन रिकॉर्ड रहता है उन लोग के पास, खेतों का रिकॉर्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे खसरा रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर क्या पाया गया, जो रघु था वो रघु क्या था, दोषी पाया गया। और मोहन की बात क्या हुई, सच हुई कि सही में रघु ने उसके खेत को क्या किया है, हड़प लिया है, ठीक है। तो हमने पटवारी का काम देखा कि मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड, है ना। ही ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोइंग इन एरिया। यानी एक लैंड रेवेन्यू कर होता है, उसको भी ऑर्गेनाइज्ड करता है ना। और दूसरा है संग्रह करता है। दूसरे में क्या वो करता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी खेत पे कौन सी फसल हो रही है, ठीक है। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिएगा, अब पटवारी के बारे में और जानकारी लेते हैं। पटवारी इज ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में पटवारी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। हो सकता है आपके स्टेट में पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सम विलेजेस सच एज ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, अदर स्टेट इज कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम पटवारी को बोलते हैं, जानते हैं। जैसे पटवारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं हम लेखपाल बोलते हैं, कहीं हम पटवारी बोलते हैं, कहीं हम कनुंगो बोलते हैं, कहीं हम कर्मचारी बोलते हैं, कहीं हम विलेज ऑफिसर भी
कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पटवारी के बारे में कि ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी सीटेट में। ठीक है, लेखपाल भी कहते हैं, कानूंगो भी बोलते हैं, विलेज कर्मचारी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अब पटवारी किसके अंडर काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अब वो किसके अंडर काम करता है। देखिए, तहसीलदार का काम, तो सबसे पहले तहसीलदार को पढ़ने से पहले हम तहसील पढ़ेंगे कि तहसील क्या होता है ना। उसके बाद हम तहसीलदार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पटवारी से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार। तहसीलदार जो होता है, जो तहसीलदार होता है उसके नीचे ही होता है पटवारी, है ना। यानी जो पटवारी रिपोर्ट किसको करता है, तहसीलदार को रिपोर्ट करता है। तो तहसीलदार को पढ़ने से पहले आखिर तहसीलदार कौन होता है, कहाँ बैठता है, ये हम देखेंगे। उससे पहले तहसील क्या होती है ये आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले तहसील और तालुका को आपको समझना पड़ेगा। तहसील भी हम कहते हैं और तालुका भी हम इसे कहते हैं। तो तहसील और तालुका होता क्या है, भूमि से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए जिले को आगे उप विभाजित किया जाता है। एक जिले के इन उप विभागों को तहसील, तालुका आदि जैसे विभिन्न नामों से हम जानते हैं। जैसे क्या है ना, जिला को बहुत सारे तहसील में, मान लीजिए कि ये एक जिला है, मान लीजिए ये पटना जिला है। ठीक है, तो पटना जिला है, इस पटना जिला में बहुत सारे तहसील मिलेंगे, यानी जिले को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम तहसील कहते हैं। एक एरिया फिक्स किया जाता है ना, और हर एरिया में एक तहसीलदार बैठता है। तहसील में बैठने वाले अधिकारी को हम क्या बोलते हैं, तहसीलदार कहते हैं, जो कि भूमि रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होती है उसके पास रहती है। अगर स्टूडेंट है तो उनको अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है तो वहीं पे बनती है ना। तो बहुत सारे कास्ट सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र भी लगभग वहाँ बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि तहसील क्या होती है, जब जिले को हम, पटना कोई डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट को अलग छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसको हम तहसील कहेंगे या तालुका भी कहते हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटेड टू द लैंड डिस्ट्रिक्ट और फर्दर सब डिवीजन, यानी डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइड करेंगे। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज, तहसील भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपसे दे दे कि तहसील इज ऑल्सो नोन एज तालुका, तो ये राइट होगा, तहसील को हम तालुका भी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि अब तहसील में कौन बैठता है, तहसीलदार बैठता है। अब समझ में आया कि पटवारी से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार। तो पटवारी के काम की निगरानी करना, यानी तहसीलदार क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये है पटवारी, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गांव से रिलेटेड ये पटवारी है, तो ये इनके कामों की निगरानी कौन करेंगे, ये तहसीलदार साहब करेंगे, जो कि कहाँ बैठते हैं, तहसील में बैठते हैं, है ना। ये गांव गांव नहीं जाएंगे, ये तो पटवारी का काम है कि गांव जाना, भूमि को नापना, लेकिन ये अगर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको कौन देखभाल करेगा, ये तहसीलदार साहब करेंगे। ठीक है, जमीन से जुड़े विवादों को भी निपटारा करते हैं। अब पटवारी ने देखा, इस स्टोरी में आपने क्या देखा कि पटवारी ने क्या देखा कि सही में उसने गलत काम किया है, तो ये जाके क्या करेगा, यहाँ रिपोर्ट करेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। और क्या काम है, राजस्व वसूल करना, यानी टू सुपरविजन द वर्क ऑफ पटवारी। वर्क ऑफ तहसीलदार क्या है, सुपरविजन द वर्क ऑफ पटवारी टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ लैंड। अब दोनों के बीच में जो लैंड का डिस्प्यूट हुआ था, जमीन विवाद हुआ था, उसको भी सुलझाने का काम कौन करेगा, तहसीलदार करेगा। टू गेट रेवेन्यू कलेक्टेड, यानी रेवेन्यू को भी कलेक्ट करेगा, वसूल करेगा, है ना। राजस्व वसूल करने का काम भी तहसीलदार का होगा। अब आगे देखते हैं हम तहसीलदार की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तहसीलदार। उन्हें विवादों की सुनवाई करनी होती है। अब कहाँ जाएंगे ये लोग, उठ के तहसीलदार के पास जाएंगे। वे पटवारी के काम की निगरानी भी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड ठीक से रखे जाए या भू राजस्व एकत्र किया जाए। यानी लोगों के, देखिए लोगों के खेतों का रिकॉर्ड जो होता है, एक तो किसान के पास खुद होता है उसकी कॉपी, और दूसरी कॉपी कहाँ होती है, तहसील ऑफिस में, तहसीलदार के पास। मान लीजिए कि रघु के पास उसके पास जो लैंड की कॉपी थी, है ना, खाता था, खतिहान हम उसको बोलते हैं, है ना,
तो वो था। तो सेम कॉपी किसके पास रहती है, एक तो किसान के पास रहेगी और एक तहसीलदार के पास रहेगी, तहसील के ऑफिस में रहेगी। तो ये भी करना कि लोगों की कॉपी अच्छे से रखी है, रिकॉर्ड लोगों के खेतों की रिकॉर्ड, किसके कितने खेत हैं, कितने खेत उसने क्या किए, बेच दिए, कितने अब बच गए, किस खेत पर कुआं बना हुआ है, किस खेत पर क्या हो रही है, कौन सी खेती हो रही है, इन सब की जानकारी तहसीलदार के पास होता है, तहसील ऑफिस में होता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसान आसानी से अपने रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त कर सके। मान लीजिए किसी किसान के पास नहीं है या कहीं गुम हो गया है, तो इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तहसीलदार ही करेगा। छात्र अपने जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से, तहसीलदार या तहसील ऑफिस से। They also supervision the work of Patwari and ensure the record are properly kept and the land revenue is collected. They make sure that the farmer can easily obtain a copy from their record. Student can obtain their caste certificate also. Student को caste certificate लेना है ना, तो ये सब कहाँ से ले सकते हैं, तहसील ऑफिस से, तहसीलदार से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये सब चीज़ दे दी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप से आप समझ लीजिए। इंडिया एक कंट्री है, एक कंट्री के एक राज्य को मैंने लिया है ना। देखिए ये मेरा अपना राज्य है, इसलिए मैं इस राज्य को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल में इसी को लेती हूँ। ठीक है, तो ये है आपका बिहार राज्य, ठीक है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ, भले मैं बिहार में रहती नहीं हूँ, लेकिन आई एम बिलोंग टू बिहार। तो ये बिहार राज्य है। ठीक है, अब बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है पटना। तो ये पटना है, तो पटना अलग अलग ब्लॉक में भी डिवाइडेड है ना। पटना है, ब्लॉक मैप ऑफ पटना। ठीक है, अब एक ब्लॉक में बहुत सारे तहसील भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है पटना का अलग अलग ब्लॉक का एरिया है। ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है ना। अलग अलग ब्लॉक में भी तो डिवाइड रहता है, जिले को डिवाइड करते हैं हम ब्लॉक में। ठीक है, अब कोई एक ब्लॉक में भी बहुत सारे तहसील हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे कौन बैठता है, तहसीलदार नाम का एक ऑफिसर बैठता है, जो कि पटवारी के कामों की निगरानी करता है। वो खेतों के रिकॉर्ड को रखता है, राजस्व वसूल करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, एक तहसील में एक या उससे ज़्यादा ब्लॉक होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि एक ये तहसील है, ठीक है ना, तहसील है, तो इसमें एक या उससे ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या एक तहसील में एक या एक से अधिक ब्लॉक होते हैं। कथन सही है या कथन गलत है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि एक तहसील में एक या उससे ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। तहसीलों के अलावा ब्लॉक अक्सर जिले की योजना और विकास का इकाई होते हैं। यानी ब्लॉक, तहसील का काम आपने समझ लिया, ब्लॉक क्या करता है, जिले में योजना और विकास की इकाई होता है ब्लॉक, है ना। ग्राम पंचायत ब्लॉक के लिए सफल योजना बनाता है और उन्हें लागू करती है, जो एक सघन क्षेत्र होती है। अब ब्लॉक का काम ज़्यादातर ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है। ब्लॉक हमने पिछले पढ़ा ना, तो ब्लॉक और तहसील में अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि एक तहसील में एक या उससे ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, किसानों को अक्सर अपने ज़मीन के रिकॉर्ड की कॉपी और ज़मीन के नक्शे की ज़रूरत होती है। अब देखिए हमें बेचना है, ठीक है, हमारे पास नहीं है कि हमारा रियल रिकॉर्ड क्या है, तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है किसानों की। ठीक है, यह जानकारी पाना उनका अधिकार है। अब भाई उनका खेत है, तो ये जानकारी पाना किसी भी किसान का अधिकार होता है। वे जिले कार्यालय या पंचायत कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ी सी फीस भी देनी पड़ती है। मान लीजिए आपको रिकॉर्ड लेना है या उसकी कॉपी लेना है, तो आपको कुछ फीस भी देनी होती है, जो कि गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई करप्ट ऑफिसर बैठा है तो वो क्या करेगा, या करप्ट कर्मचारी बैठा है, तो जहां आपको 100 रुपये लग रहे हैं वहां आपसे वो 500 रुपये ले लेगा। ठीक है, रसीद 100 रुपये की कटेगी, वो ले लेगा 500 रुपये, है ना। तो ऐसा होता है। ठीक है, फार्मर ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विथ अ मैप ऑफ देयर लैंड. They have to write to this information. They can get the information from the district office or the panchayat office. They may have to pay small fee to for this. ठीक है, उसके बाद खसरा रिकॉर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये खसरा रिकॉर्ड, है ना। खसरा रिकॉर्ड क्या होता है,
तो पटवारी का खसरा रिकॉर्ड जमीन के नक्शे के बारे में जानकारी देता है। खसरा रिकॉर्ड क्या होता है? जिसपे जमीन का नक्शा दिया रहता है कि कहाँ से किसका खेत है। इस तरह से ऐसे ऐसे आकर के आपको एक बहुत पुरानी सी आप पेपर टाइप की मिलेगी, है ना। ऐसे ऐसे करके खेत का नक्शा रहता है, किसका कितना खेत है, कहाँ से मेड़ है ना, कहाँ से बंड बना हुआ है। तो क्या है, पटवारी के पास खसरा रिकॉर्ड होता है जिसपे खेत का नक्शा होता है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। खसरा रिकॉर्ड में क्या रहता है कि कौन सी खेत किसकी है, कौन सी खेत किसके नाम है, कहाँ से कहाँ तक किसका खेत है, कहाँ से कहाँ तक रोड है, ये भी दिया रहता है। ठीक है, खसरा रिकॉर्ड में। तो खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी के पास क्या रहता है? खसरा रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड रहता है उसको खसरा रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप ऑफ लैंड, इट आइडेंटिफाई विच प्लॉट ऑफ द लैंड इज ओन्ड बाई वोम, यानी किसका कौन सा खेत है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है खसरा रिकॉर्ड, इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ पे हमने किसके बीच विवाद देखा था? मोहन के पास और रघु के पास। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि नेम ऑफ द ओनर का नाम दिया है, ओनर के पिता का नाम क्या है ना। उसके बाद किसने कितने हेक्टेयर में खेती की, सोयाबीन की खेती की, इसने सोयाबीन और वीट सबकी खेती करी, है ना। तो ये सब चीज़ रिकॉर्ड क्या होता है? खसरा रिकॉर्ड, जो कि किसके पास रहता है? पटवारी के पास होता है। ये नक्शा होता है खेत का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरह का आपने देखा होगा, है ना। जैसे हमारे खेत हैं तो हमने ऐसे नक्शे देखे हैं, पापा के पास हमारे ऐसा नक्शा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसानों को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए भूमि रिकॉर्ड की प्रीति की आवश्यकता। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी भी किसान के पास भूमि का रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है? क्यों किसानों को अपने भूमि का रिकॉर्ड रखना चाहिए, है ना। क्यों भूमि की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कितनी भूमि है, कितनी क्या है। तो एक किसान क्या होता है, दूसरे से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदता है, इसके लिए भी। अगर आपको खरीदना है तो आपकी भूमि बढ़ गई ना। जैसे मान लीजिए पहले आपकी 500 स्क्वायर फीट थी, आपने 500 स्क्वायर और खरीद ली, तो आपकी बढ़ गई ना। तो इसलिए आपको भूमि का रिकॉर्ड, जिसको खसरा रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो रखना चाहिए। एक किसान अपनी उपज दूसरे को बेचना चाहता है तब भी होगा। एक किसान अपने ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए बैंक से ऋण लेता है, तब भी आपको भूमि रिकॉर्ड दिखानी पड़ती है। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदता है, लोन लेता है, यहाँ पर ऋण की बात होती है, ऐसे नहीं लोन मिलता है। आपको अपने भूमि की कागजात दिखानी पड़ती है, तब आपको लोन मिलता है बैंक से खाद खरीदने के लिए। एक किसान अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बंटवारा करता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ना, राम नाम का एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि अपने चारों बेटों में उसकी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाए। तो वो क्या करेगा? उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वो चाहेगा कि मेरे जीते जी ये मेरे चारों बच्चों को इक्वली मिल जाए, ताकि क्या हो, बाद में लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक बहुत बड़ा ये है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है। द फार्मर वांट टू बाई ए प्लॉट, sell his produce to another, loan from the bank, purchase fertilizer, farmer want to divide his property among his children। अब ये जो लाइन है कि farmer wants to divide his property amongst his children, इस पर अब एक अमेंडमेंट हम देखेंगे, है ना। एक हम क्या देखने वाले हैं, एक बहुत बड़ा हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, क्या है ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है क्या? ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, जब पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी, पिता की प्रॉपर्टी में उनके बेटों का, है ना, जो उनके बेटे होते थे उनका ही, पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति किस पे डिवाइड हो जाती थी? बेटों के बीच में। लड़कियों को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है ना। तो संशोधन का उद्देश्य वास्तव में संपत्ति के अधिकार के मामले में लैंगिक समानता प्राप्त करना है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये संशोधन क्यों लाया गया। ये संशोधन इसलिए लाया गया कि देखिए, हर जगह हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो सिर्फ लड़कों को ही प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी? लड़कियां भी बराबर की हकदार हैं। तो लैंगिक समानता के लिए ये संशोधन लाया गया। इस संशोधन का नाम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है,
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पहले, अब ये संशोधन होने से पहले क्या था, हिंदू महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि में हिस्सा नहीं दिया जाता था। हिंदू महिलाएं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो माँ हो, तो उनको क्या किया जाता था, उनको परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, जो भूमि होती थी उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति केवल बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, यानी पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति किसको जाएगा, बेटों को जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लड़कियों ने भी अपना हक मांगा और जो माँ थी वो भी हक मांगी। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑन ऑफ माई ओन नॉट डॉरी, हम मुझे दहेज नहीं दीजिए, मुझे क्या दीजिए, मुझे अपनी भूमि दीजिए, दहेज नहीं देना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखेंगे 2005 से पहले कुछ राज्यों में, अब यहाँ पे क्या है कि 2005 से पहले कुछ राज्यों में हिंदी महिलाओं को परिवार की कृषि भूमि में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति बेटों में बराबर बांट दी जाती थी। 2005 में कानून में बदलाव लाया गया यानी अमेंडमेंट हुआ है ना, संशोधन हुआ। पहले कानून क्या था कि बेटे को बांट दिया जाएगा, लेकिन उसको फिर बदला गया, संशोधन होता है ना, बहुत बार कानून को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। नए कानून में अब किस पर जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसका बंटवारा क्या होगा, 3 हिस्सों में होगा, बेटों को, बेटियों को और उसकी माँ को, यानी माँ को भी मिलेगा, है ना, जो वाइफ होगी किसान की उसको भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा और बेटे को भी मिलेगा। जमीन में बराबर हिस्सा मिल सकता है। यह कानून देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पे लागू हुआ। ठीक है ना। तो आपको हमको क्या, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की यहाँ पे बात हुई है ना, कि बेटे और बेटी सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखिएगा, अमेंडमेंट एक्चुअली एम इन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी इन मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, prior to Hindu Succession Amendment Act 2005, Hindu women did not get a share in a family agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally only among his son. तो पहले बेटों को दे दिया जाता था, लेकिन जब से ये 2005 का अधिनियम आया तो बेटी और माँ सबको मिलने लगा। ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इनमें से कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। पटवारी तो है, ठीक है, पटवारी है, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या लेखपाल। देखिए लेखपाल भी हम कहीं कहते हैं, ये भी अधिकारी है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ये भी है, लेकिन कौन नहीं है, ये पटवारी का ही तो नाम है। जैसे पटवारी, भू अभिलेख अधिकारी, लेखपाल तीनों एक ही है। कौन नहीं होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो म्युनिसिपल वार्ड काउंसिलर नहीं होता, ये नगरों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। क्या है, द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी क्या करता है, मेंटेन करता है और अपडेट करता है, कुछ समय समय पे बदलाव आते रहते हैं, उसका भी रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है, बिल्कुल सही है। पटवारी इज ऑल्सो नोन बाय द डिफरेंट नेम इन अ डिफरेंट स्टेट, इन सम विलेज सच एज ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानूंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। यानी पटवारी गांव के अभिलेखों का रख रखाव और अध्ययन करता है। पटवारी को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ गांव में ऐसे अधिकारी को लेखपाल कहा जाता है, अन्य में कानूंगो या कर्मचारी या ग्राम अधिकारी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या असर्शन एंड रीजन क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। दोनों तो यहाँ पे देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, दोनों इंडिविजुअली राइट है। कैसे, पटवारी रिकॉर्ड रखता है लेकिन लेना देना कुछ नहीं है, दो पटवारी रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, उसको लेखपाल कहते हैं, कानूंगो कहते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन रिकॉर्ड रख रहा है, इसका ये रीज़न नहीं बता रहा है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है ना, बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, यानी रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
दे हैव बीन न्यू रिफॉर्म इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, बिल्कुल सही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट पहले था, ठीक है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और वो क्या बन गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बन गया। पहले था हिंदू सक्सेशन एक्ट, बाद में क्या बन गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, है ना। डॉटर हैव जस्ट एज मच राइट एज सन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में नए सुधार हुए, बिल्कुल सही है। इस नए सुधार में क्या हुआ कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटों के समान ही अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोनों। क्या जो कारण है इसको क्या कर रही है, इसको डिफाइन कर रही है, जो कारण है यह अभिकथन का ये सही कारण बता रहा है, तो बिल्कुल सही। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ, कि जो संशोधन हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जो लड़कियां हैं वो बराबर की हकदार है अपने पिता की संपत्ति में, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, maintaining law and order fall under the purview of the village panchayat. Person in charge of police station is known as SHO, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। और दूसरा है पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति को स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO के रूप में जाना जाता है। अच्छा ये बताइए कि लैंड एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम मैंने किसके बारे में बताया था, पुलिस के बारे में ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विलेज पंचायत। क्या ग्राम पंचायत करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति होते हैं उनको हम SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, ये सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे, ए फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है। ए फॉल्स यानी ऑप्शन नंबर डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेवेन्यू ऑफिसर वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर नोन एज तहसीलदार। तहसीलदार कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है अलग अलग तहसील में, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तहसीलदार कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिला कलेक्टर के अधीन काम करने वाले राजस्व अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, रीजन क्या बोल रहा है, दे हैव टू हायर डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली एंड इंश्योर लैंड रेवेन्यू आर कलेक्टेड ऑन टाइम। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, उन्हें विवादों की सुनवाई करनी होती है, वे पटवारी के काम की निगरानी भी करता है और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड ठीक से रखे गए हैं और समय पर भूमि राजस्व एकत्र करना। तो ये सही बात है, दोनों सही है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो जिला कलेक्टर के अधीन जो अधिकारी होता है जो उसको हम तहसीलदार कहते हैं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बोथ ए एंड आर यानी असर्शन यानी अधिकथन भी सही है, आर फॉर रीजन भी सही है यानी कारण भी सही है, लेकिन आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हम इस चैप्टर से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थी, 1 से 2 नंबर का इससे भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर तो फिक्स है इससे पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़िएगा आराम से। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।